वेलकम टू द एलिफेंट केमिस्ट्री। और आज हम देख रहे हैं हमारा सेकंड वीडियो या सेकंड लेक्चर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यह है कि हमारा जेनेसिस चल रहा था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में। ठीक है, जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हम देख रहे थे। उसमें सबसे पहले साइंटिस्ट हमने देखे जॉन डॉबरमायर। उन्होंने लॉ ऑफ ट्रायड दिया, उनके कुछ मेरिट्स थे, कुछ अच्छी बातें थी, कुछ डीमेरिट्स थे। फिर उसके बाद आए थे ABED चांकोटॉइस। ठीक है, उन्होंने एक सिलेंड्रिकल फॉर्म दिया था एलिमेंट्स का, पर हमें वो भी इतना अट्रैक्ट नहीं कर पाया। और उसमें जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, लास्ट वन, वो थे न्यूलैंड साहब। ठीक है, जिन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था। तो लॉ ऑफ ऑक्टेव का क्या मतलब था, 8th पे हमारी प्रॉपर्टीज कुछ सिमिलर होगी या रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज होगा, जिसको हम पीरियोडिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीरियोडिसिटी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात है, अब हमारे पास जो फोर्थ वन साइंटिस्ट आए थे वो दो बंदे थे। एक थे डिमित्री मेंडेलीव और दूसरे थे लॉथर मेरिल। को दोनों को एक साथ क्यों लिया? ठीक है, इन दोनों का जो काम था वो दोनों का काम भी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं था, इंडिपेंडेंट वर्क कर रहे थे ये। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट काम कर रहे थे। इन दोनों के रिसर्च का एक दूसरे के साथ कोई भी ताल्लुकात नहीं था। ठीक है, तो जो डिमित्री मेंडेलीव थे वो रशियन केमिस्ट थे या रशियन साइंटिस्ट थे, और जो लॉथर मेयर थे वो जर्मनी के थे। इन दोनों का कोई भी कनेक्शन नहीं था, पर इन दोनों ने जो चीज बताई या जिसके बेसिस पर उन्होंने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किया था वो एग्जैक्टली सेम था। दोनों के प्रेडिक्शंस सेम थे, दोनों का ऑब्जर्वेशन सेम था, और जिस चीज को लेकर इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया था डिमित्री मेंडेलीव और लॉथर मेयर, उन दोनों ने भी एक ही कंसेप्ट को लेकर अपना अपना कंसेप्ट दिया था। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात तो है कि डिमित्री मेंडेलीव और लॉथर मेयर ने किस कंसेप्ट पे बताया था कि एलिमेंट्स का मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूं। ठीक है, तो हमने जब ऑक्टेव देखा था, न्यूलैंड्स का लॉ ऑफ ऑक्टेव, उन्होंने बताया था कि आफ्टर 8th एलिमेंट रिपीटेशन हो रहा है प्रॉपर्टीज का। ठीक है, रिपीटेशन हो रहा है प्रॉपर्टीज का। इन दोनों ने क्या बताया, 1869 में दोनों ने भी एक ही बार बोला। 1869 में दोनों का कंसेप्ट बेस किस पर था? एटॉमिक वेट पे। न्यूलैंड साहब ने भी एटॉमिक वेट के बेसिस पर ही एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया था। ठीक है, पर उसके कुछ डीमेरिट्स थे, नोबल गैसेस और हायर एलिमेंट्स हमने देखा लास्ट क्लास में। ठीक है, यहाँ पे भी इन्होंने एटॉमिक वेट पे ही बताया कि मैं एलिमेंट्स को किस बेसिस पर क्लासिफाई कर रहा हूं, तो मैं उसके एटॉमिक वेट के बेसिस पर क्लासिफाई कर रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज का क्या था, उन्होंने बताया था न्यूलैंड साहब ने कि अगर मैं 8th एलिमेंट को देखूं तो उसमें रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज 8th एलिमेंट पे ही हो रही है, और यहाँ पे इन्होंने क्या बताया, फिक्स इंटरवल के बाद हो रही है। तो इन्होंने स्पेसिफिक नहीं बताया, पर यह बताया कि फिक्स इंटरवल के बाद, इंटरवल सबको पता है। ठीक है, इंटरवल सबको पता है, मूवी सब देखते हैं, आधी मूवी हो जाती है उसको इंटरवल बोलते हैं। ठीक है, तो फिक्स इंटरवल के बाद रिपीटेशन हो रहा था एक तो प्रॉपर्टीज का, या हम सिमिलैरिटीज बोलते हैं प्रॉपर्टीज में, या इन दोनों टर्म को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिसिटी। ठीक है, पीरियोडिसिटी हमने कल देखा था कि पीरियोडिसिटी हम किस चीज को कहते हैं। ठीक है, तो देखो इन दोनों का कहना था अगर मैं एलिमेंट्स को उसके इंक्रीजिंग, देखो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक वेट के बेसिस पर तो आप अरेंज कर रहे हो, पर आप उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहे हो या उसकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहे हो, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहे हैं। किसके ऑर्डर में कर रहे हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहे हैं। अगर मैं उसको लाइन के फॉर्म में लिखने लगूं तो इन 1869 both scientists work independently and they arrange the elements on the basis of their increasing atomic weight के बेसिस पर वो अरेंज कर रहे थे, और उनको क्या दिखा, सिमिलैरिटीज। इन प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी देखिए। प्रॉपर्टी सबको पता है, केमिकल और फिजिकल
प्रॉपर्टीज, ठीक है, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज में उनको सिमिलैरिटी देखी, ठीक है, इसको पीरियोडिसिटी भी हम कहते हैं। और कब देखी थी? आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स, आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स के बाद, ठीक है। तो इन दोनों का जो कंसेप्ट था वो कंसेप्ट बेस किस पर था? एटॉमिक वेट के बेसिस पर था। किसके बेसिस पर था? एटॉमिक वेट के बेसिस पर था। न्यूलैंड से उन्होंने क्या लिया, या न्यूलैंड से उन्होंने क्या बोरो किया था? एटॉमिक वेट का कंसेप्ट बोरो किया था। बस डिफरेंस कहाँ था? जो वहां पे डिमेरिट आ रहे थे वो डिमेरिट को कम करने के लिए इन्होंने सिमिलैरिटीज किसमें देखी? आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स के बाद देखी। आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स के बाद अगर हम देखें तो प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटीज आ रही है। और अगर प्रॉपर्टीज की मैं बात करूं तो फिजिकल और केमिकल, हमने क्लास में पढ़ा था कौन सी फिजिकल होती है कौन सी केमिकल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले साइंटिस्ट को पढ़ने वाले हैं, वो है लॉथर मेयर, जो जर्मन थे, ठीक है। लॉथर मेयर साहब का क्या कहना था? देखो, उन्होंने लॉथर मेयर साहब का क्या कहना था? उन्होंने जो प्रॉपर्टीज ली थी वो फिजिकल प्रॉपर्टीज ली थी। और कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज ली थी? सबसे पहली प्रॉपर्टी ली उन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। इन प्रॉपर्टीज को उन्होंने एलिमेंट्स में कैलकुलेशन किया कि मानो मेरे पास अगर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना है, सोडियम है, सोडियम का वॉल्यूम कितना है, ठीक है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है। इस बेसिस पर हमने, लॉथर मेयर साहब ने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, मेयर साहब ने फिजिकल प्रॉपर्टीज ली। उस फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टीज थी एटॉमिक वॉल्यूम, उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। उन्होंने क्या किया, हमारे पास जो भी एलिमेंट्स थे या उनके पास उस टाइम के जितने भी एलिमेंट्स थे डिस्कवर्ड, उन्होंने उन एलिमेंट्स को, सबसे पहले अगर मैं मान लूं मेरे पास हाइड्रोजन है तो उस हाइड्रोजन का एटॉमिक वॉल्यूम लिया। अब एटॉमिक वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है, कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक वॉल्यूम लिया, फिर इनके मेल्टिंग पॉइंट लिए और उसके बॉइलिंग पॉइंट लिए। और ये जो कैलकुलेशन उनके पास थी, उस कैलकुलेशन के बेसिस पर इन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया। और जो ग्राफ उन्होंने प्लॉट किया था वो वर्सेस किसके किया था? एटॉमिक वेट के बेसिस पर किया था, या मैं बोल सकता हूँ एटॉमिक मास के बेसिस पर किया था, ठीक है। अब सबसे पहली बात है कि एटॉमिक वॉल्यूम क्या होता है। अगर एटॉमिक वॉल्यूम को मैं फॉर्मूला के फॉर्मेशन में लिखूं, या एटॉमिक वॉल्यूम अगर आपको निकालना है तो क्या करोगे? सबसे पहले एटॉमिक वॉल्यूम इज इक्वल टू एटॉमिक वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है? एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक डेंसिटी, ठीक है। अगर आपको एटॉमिक वॉल्यूम को डिफाइन करना है तो एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक डेंसिटी अगर करोगे आप, तो आपको एटॉमिक वॉल्यूम आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब ये तो हुई बेसिक सा कंसेप्ट कि उन्होंने किस फिजिकल टर्म के लिए, किस फिजिकल टर्म को उन्होंने उनके क्लासिफिकेशन में, किसने? लॉथर मेयर साहब ने यूज किया था। उन्होंने क्या किया, इस एटॉमिक वॉल्यूम को लिया, एटॉमिक वॉल्यूम को लिया जो यहाँ पे हमें दिख रहा है, उस एटॉमिक वॉल्यूम को वर्सेस ग्राफ प्लॉट किया। किसके अकॉर्ड, किसके वर्सेस किया था? एटॉमिक वेट के बेसिस पर किया, एटॉमिक वेट के वर्सेस किया था, या एटॉमिक मास के बेसिस पर किया था। अब देखो, उन्होंने जो ग्राफ दिया वो फिजिकल एंटिटीज पे था। ऑब्टेंड क्या किया था इसमें से? उनका गेन क्या था, या ऑब्टेंड क्या था, या ऑब्जर्वेशन क्या था उनका? उनको पीरियोडिसिटी दिख रही थी, ठीक है, उनको पीरियोडिकली रिपीटेशन दिख रहा था, ठीक है, पीरियोडिकली रिपीटेड पैटर्न दिख रहा था। ठीक है, पीरियोडिकली रिपीटेड पैटर्न दिख रहा था। अब सबसे पहली बात है कि जो ग्राफ प्लॉट किया था लॉथर मेयर साहब ने, वो ग्राफ क्या था, और उस ग्राफ को हम देखेंगे, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दूंगा और उसके बाद हम उसके ऑब्जर्वेशंस देखेंगे।
तो जो लॉथरमेयर साहब ने ग्राफ दिया था वो ग्राफ ये है, ठीक है। उन्होंने क्या किया, जो फिजिकल प्रॉपर्टी थी हमारी एटॉमिक वॉल्यूम, उस एटॉमिक वॉल्यूम के वर्सेस एटॉमिक वेट का हमें एक ग्राफ दिया। वहां पे उन्होंने क्या किया, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेसिस पर एलिमेंट्स को अरेंज किया, ठीक है। इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेसिस पर उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया। किसके वर्सेस किया, एटॉमिक वॉल्यूम के वर्सेस किया, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे सबसे पहली बात है, जो हमने ग्राफ लिया है, एक्स एक्सिस पे हमने एटॉमिक वेट लिया, वाई एक्सिस पे हमने एटॉमिक वॉल्यूम लिया। अगर हम एटॉमिक वॉल्यूम का देखें तो हम सेंटीमीटर क्यूब में लेते हैं, और एटॉमिक वेट की बात करें तो एटॉमिक वेट को हम AMU में लेते हैं यूनिट, ठीक है। AMU इज द यूनिट ऑफ एटॉमिक वेट। AMU का मतलब क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट, और उसी को हम यूनिफाइड यूनिट भी बोलते हैं, और U से डिनोट करते हैं, ठीक है, यूनिफाइड यूनिट। तो ये तो बेसिक चीज हो गई। तो यहाँ पे जो हमारा ग्राफ है, वहां पे सबसे पहली थिंग हमें देखनी है, पहले सबसे पहली चीज देखनी है कि हमारे जो अल्कली मेटल्स है वो कहाँ पे लाई कर रहे हैं। क्योंकि ऑब्जर्वेशन में क्या किया लॉथरमेयर साहब ने एटॉमिक वॉल्यूम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा और एटॉमिक वेट इस साइड में इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा। इन्होंने देखा कि मेरा जो लिथियम है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, मेरा सोडियम है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, मेरा पोटेशियम है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, मेरा रुबिडियम है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स कैसे हैं, अल्कली मेटल्स, और इसे हम अल्कली एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो अल्कली मेटल्स है, अल्कली मेटल्स जिसको हम हाइड्रोजन फैमिली बोलते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सारे के सारे अल्कली मेटल्स यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ये कहाँ पे लाई कर रहे हैं, इनकी जो पोजीशन है ये पीक पोजीशन पे लाई कर रहे हैं। इस ग्राफ के टॉप के जो पोजीशन है इसको हम टॉप बोल सकते हैं, टॉप के पोजीशन को लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो टॉप के पोजीशन पे लाई कर रहे हैं या पीक पोजीशन पे लाई कर रहे हैं अल्कली मेटल्स, और इसको हम बोल सकते हैं कि जो अल्कली मेटल्स है उनकी जो जगह है स्पेस, वो ऑक्युपाई कहां पे हो रही है, ऑक्युपाई एक तो टॉप या पीक पोजीशन, टॉप या पीक पोजीशन, या इसी को हम क्या कहते हैं, मैक्सिमा। ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट अल्कली मेटल्स का। अगर हम अल्कली मेटल्स के बारे में देखेंगे तो अल्कली मेटल्स हमारे इस पूरे ग्राफ में, लॉथरमेयर साहब के ग्राफ में टॉप की पोजीशन पे लाई कर रहे हैं, पीक के पोजीशन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गया पहला पॉइंट। अब देखेंगे दूसरा पॉइंट क्या कहता है, ठीक है। अगर मैं इसी तरह से अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करूं तो वो कहां पे लाई करें। अब अगर ग्राफ देखे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन से हैं, पेमा का सर, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, ठीक है। ये सारे के सारे एलिमेंट अल्कली अर्थ मेटल्स में आते हैं। और अगर आप देखोगे अल्कली अर्थ मेटल्स में तो ये देखो यहाँ पे बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, ये कहां पे लाई कर रहे हैं, डिसेंडिंग ऑफ द कर्व। कहां पे लाई करेंगे, ये है डिसेंडिंग ऑफ द कर्व, डिसेंडिंग ऑफ द कर्व पे लाई करेंगे, ठीक है। ये तो पहले दो पॉइंट हो गए हमारे। अगर आपसे कोई पूछे कि अल्कली मेटल्स लॉथरमेयर के ग्राफ में कहां पे लाई कर रहे थे, तो वो टॉप के पोजीशन पे लाई कर रहे थे, पीक के पोजीशन पे लाई कर रहे थे। इसी का मतलब क्या है, इसका अगर मैं लिथियम के बारे में देखूं और बेरियम के हिसाब से देखूं तो लिथियम का जो वॉल्यूम है वो ज्यादा है, किससे, बेरियम से, और बेरियम का जो एटॉमिक वेट है वो ज्यादा है लिथियम से, ठीक है। इसी का मतलब होता है इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, इसका मतलब होता है इंक्रीजिंग एटॉमिक वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे अल्कली मेटल्स कहां पे लाई कर रहे हैं, पीक पोजीशन पे लाई कर रहे हैं या टॉप पोजीशन पे लाई कर रहे हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं, मैक्सिमा। और यहीं पे हम अगर डिसेंडिंग ऑर्डर के कर्व के बारे में बात करें या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में बात करें तो ये डिसेंडिंग
पे लाई कर रहे हैं, किसके, कर्व के। कर्व का मतलब होता है ये जो है, ठीक है। तो ये तो हमारे 2 पॉइंट हो गए। अब तीसरी बात है कि हैलोजेंस कहां लाई करेंगे। देखो हैलोजेंस कहां लाई करेंगे, 2 पॉइंट हो गए हमारे। तीसरा पॉइंट देखो, हैलोजेंस कहां पे लाई करेंगे। अब देखो कहां पे लाई कर रहे हैं हैलोजेंस। हैलोजन कहां पे, ये है ब्रोमियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ये देखो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है, कहां पे लाई कर रहे हैं, फर्स्ट डिसेंडिंग कहां पे, सेव कर। अब हैलोजेंस के बारे में बात करूं, या हमारा तीसरा पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या देखा हमने, अल्कली मेटल्स कहां पे लाई कर रहे हैं, टॉप पे कर रहे हैं, पीक पे कर रहे हैं, मैक्सिमा पे कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे अल्कलाइन अर्थ मेटल कहां पे लाई कर रहे हैं, डिसेंडिंग टू द कर्व कर रहे हैं, मतलब ये है बे, मा, का, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, ठीक है। अब तीसरी बात करता हूं मैं, थर्ड पॉइंट है मेरा, हैलोजेंस कहां पे लाई कर रहे हैं। अगर मैं हैलोजेंस को देखूं, हैलोजेंस क्या क्या होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो ये जो फ्लोरीन कहां पे लाई कर रहा है, ये देखो यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है। आगे सामने अगर आप जाओगे तो आयोडीन भी लाई करेगा। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये क्या है, हैलोजन है, और ये कहां पे लाई कर रहे हैं, असेंडिंग पोर्शन पे लाई कर रहे हैं, असेंडिंग पोर्शन पे लाई कर रहे हैं, किसके, कर्व के असेंडिंग पोजीशन पे, कर्व के असेंडिंग पोजीशन पे हैलोजेंस लाई कर रहे हैं। ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। और लास्ट पॉइंट जो मैंने ग्राफ में दिखाया है, क्योंकि मैं 4 ही एलिमेंट्स को दिखा रहा हूं, यहाँ पे 4 टाइप के एलिमेंट्स को दिखा रहा हूं। फर्स्ट तो मैंने हाइड्रोजन फैमिली दिखाई, जिसको हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स। सेकंड दिखाया है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। थर्ड दिखाई कि हमारे हैलोजेंस की पोजीशन कहां पे लाई कर रही थी, हैलोजेंस आर असेंडिंग पोर्शन ऑफ द कर्व, मतलब यहाँ पे कर रहे हैं, ये असेंडिंग पोर्शन है, ठीक है। ये असेंडिंग है, असेंडिंग मतलब चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, यहाँ से फ्लोरीन से सोडियम यहाँ पे ऊपर स्लोप है, इसको हम असेंडिंग बोलते हैं, इसको डिसेंडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन हमारे कर्व के असेंडिंग पे लाई कर रही है। और हमारा लास्ट पॉइंट क्या है, फोर्थ वन इज द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या आता है, 3D, 4D, 5D एलिमेंट्स, बराबर है। 3D, 4D, 5D एलिमेंट्स। अगर मैं 3D एलिमेंट्स की बात करूं, फोर्थ पॉइंट ट्रांजिशन एलिमेंट, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, सचिन तेंदुलकरचा, व्हाइट क्रिकेट, मुळे, फ्रेंच कोच, नाराज, का, झाला। स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ये 3D सीरीज है, ठीक है। ये 3D सीरीज की अगर मैं बात करूं, ये देखो यहाँ पे जो हमारा ये स्लोप दिख रहा है, यहाँ पे स्कैंडियम, टिटेनियम, क्रोमियम, वेनेडियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक, ये कहां पे लाई कर रहे हैं, मिनिमा ऑफ द कर्व। कहां पे लाई कर रहे हैं, मिनिमा ऑफ, ठीक। तो ये जो अब हमारे पास पूरे 4 पॉइंट आ गए। सबसे पहला पॉइंट, हमारे अल्कली मेटल्स कहां पे लाई कर रहे थे, अल्कली मेटल्स हमारे टॉप पे कर रहे थे, या उसी को हम क्या बोलते हैं, पीक पोजीशन पे कर रहे थे, या मैक्सिमा पे कर रहे थे। वही अगर हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें, तो ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें तो ये हमारे डिसेंडिंग टू द कर्व लाई कर रहे हैं। अगर मैं हैलोजेंस की बात करूं, हैलोजेंस आर अरेंज इन दिस ग्राफ असेंडिंग टू द कर्व, ठीक है। और लास्ट वन, अगर मैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करूं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करूं तो ये कहां पे लाई कर रहे थे, मिनिमा पे लाई कर रहे थे, मिनिमा पे लाई कर रहे थे। सबसे
सबसे लोवेस्ट पोर्शन में लाया कर रहे थे, इस वाले पोर्शन में लाया कर रहे थे। ठीक है, ये 4 पॉइंट हमें कहाँ किसके ऑब्जर्वेशन से मिले हैं? लॉथर मियर के ऑब्जर्वेशन से मिले हैं। उनका मानना था कि मैं जो ये प्रॉपर्टी बता रहा हूँ ये किसके बेसिस पर बता रहा हूँ? मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर बता रहा हूँ। और फिजिकल प्रॉपर्टी में से कौन सा? एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट के ग्राफ के बेसिस पे बता रहा हूँ। मैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को कैलकुलेट कर रहा हूँ, और मैं जब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को कैलकुलेट कर रहा हूँ तब मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जो टॉप के हैं इनकी तीनों की प्रॉपर्टी सेम है। अगर आप बात करो लिथियम क्या होता है, एक फैमिली में लाया करते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनका सबका नेचर एक ही है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, ये मेटल्स है। ठीक है, इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैच करता है। तो ये जो चीजें ये बता रहे थे किसके बेसिस पर बता रहे थे? प्रॉपर्टीज के बेसिस पर बता रहे थे। ठीक है, पर लॉथर मेयर की एक चीज जो इनका रिप्रेजेंटेशन था वो उस टाइम पे नियरली 63 एलिमेंट्स नोन थे, उसके लिए अच्छा था। पर अगर मान लो यहाँ तक तो ठीक है कि हम यहाँ पे असेंडिंग कर रहे हैं, डिसेंडिंग कर रहे हैं, मिडल के कर रहे हैं, ठीक है, अदरवाइज मैक्सिमा और मिनिमा के कंपैरिजन में बात कर रहे हैं। पर अगर कोई एलिमेंट्स इस लिथियम और बेरिलियम के बीच में अगर लाए करें, क्योंकि इतने ही एलिमेंट्स थे क्या? नहीं, नियरली 63-64 एलिमेंट्स तब के टाइम पे नोन थे 1869 में। तो उन एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करना और उन ऑब्जर्वेशन के बाद उस हर एक एलिमेंट्स की एग्जैक्ट पोजीशन को पता करके उनकी स्टडी करना इज लिटिल बिट डिफिकल्ट। ठीक है, तो इससे अच्छा हमें मेंडेलीव ने एक पीरियोडिक टेबल के फॉर्म में बता दिया। और इसके बाद हम देखेंगे कि डिमिट्री मेंडेलीव का पीरियोडिक लॉ क्या था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि पीरियोडिक लॉ, ये जो टर्म थी वो उन्होंने डिफाइन की थी, और पीरियोडिक टेबल का जो उनका रिप्रेजेंटेशन था और एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट, वो हम अभी देखने वाले हैं, डिमिट्री मेंडेलीव। सो आफ्टर लॉथर मेयर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डिमिट्री मेंडेलीव्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो डिमिट्री मेंडेलीव साहब ने जो अपना पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन दिया था वो भी पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन जैसे लॉथर मेयर साहब ने दिया था एटॉमिक वेट के बेसिस पर, सेम वैसा का वैसा ही था। ठीक है, बस डिफरेंस क्या था, वहां पे लॉथर मेयर साहब ग्राफ के बारे में बात कर रहे थे, एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट के बारे में बात कर रहे थे, और वहां पे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो रही थी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की वजह से। पर यहाँ पे अगर हम डिमिट्री मेंडेलीव साहब का देखें तो इन्होंने एक टेबुलर फॉर्म दिया है एटॉमिक वेट के बेसिस पर ही। ठीक है, तो सबसे पहले डिमिट्री इन्होंने 1869 में अपना कंसेप्ट दिया था, और उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो ही अरेंज एलिमेंट्स इन वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज। इन्होंने एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज किया था वर्टिकल कॉलम्स में और हॉरिजॉन्टल रोज में। ठीक है, मतलब इन्होंने एक तो वर्टिकल कॉलम में कुछ एलिमेंट्स को और वर्टिकल रोज में एलिमेंट्स को अरेंज किया। ठीक है, अरेंज तो किया पर किसके बेसिस पर किया? ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट के बेसिस पर किया। और एटॉमिक वेट के बेसिस पर करने के बाद उनको ऑब्जर्व क्या हुआ, उनको पता चला कि एटॉमिक वेट के बेसिस पर अगर मैं एलिमेंट्स को वर्टिकल कॉलम और हॉरिजॉन्टल रोज में रिप्रेजेंट करता हूं तो वहां पे मुझे पीरियोडिसिटी दिख रही है या सिमिलरिटीज इन प्रॉपर्टीज दिख रही है, और इसी को हम कहते हैं पीरियोडिसिटी दिख रही है। ठीक है, अब पीरियोडिसिटी इनको यहाँ पे दिखी, कहां दिखी? वर्टिकल कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल रोज में दिखी। फिर उन्होंने क्या किया, जो एलिमेंट्स, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो एलिमेंट्स एक रो में लाए कर रहे थे उनकी प्रॉपर्टीज कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज सेम थी, या वो कॉलम में लाए कर रहे थे तो उनकी प्रॉपर्टीज सेम थी। ठीक है, तो उन्होंने, जो मैं रोज बोल रहा हूं यहाँ पे, उन्होंने 12 रोज बनाए थे और उसको सीरीज का नाम दिया था, सीरीज का नाम दिया था। और वर्टिकल कॉलम्स उन्होंने 8 बनाए थे। हम अभी पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करके देखेंगे किसका, डिमिट्री मेंडेलीव का। पर उससे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिमिट्री मेंडेलीव साहब ने दी थी वो थी पीरियोडिक लॉ। ठीक है, पीरियोडिक लॉ अगर हम देखें तो सिर्फ इसी बंदे ने डिफाइन किया था,
और पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, ठीक है, पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, पीरियोडिक लॉ। अब तक जो हमने देखा है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट अगर पॉइंट कोई है तो वो है पीरियोडिक लॉ, और वो किसने दिया था, डिमिट्री मेंडेलीव साहब ने दिया था, डिमिट्री मेंडेलीव साहब ने दिया था। उनका मानना था कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, पीरियोडिक लॉ क्या दिया था उन्होंने, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स are the periodic function of its atomic weight। मतलब पीरियोडिक लॉ क्या दिया था उन्होंने, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है, किसके बेसिस पर, एटॉमिक वेट के बेसिस पर, ठीक है। तो एटॉमिक वेट के बेसिस पर जो डिमिट्री मेंडेलीव साहब ने पीरियोडिक टेबल दिया था वो क्या था, हम अभी उसको ड्रॉ करके देखेंगे। फिर उस पीरियोडिक टेबल में उसकी प्रॉपर्टीज, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स, इन दोनों चीजें हम अभी देखने वाले। डिमिट्री मेंडेलीव, डिमिट्री मेंडेलीव साहब ने उनका पीरियोडिक टेबल दिया था, वो इस फॉर्म में था, ठीक है। उन्होंने सबसे पहली बात जो कॉलम्स थे वो 8 कॉलम दिए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉलम्स को हम बोलते हैं, 8 कॉलम को बोलते हैं कि 8 ग्रुप्स। और उन्होंने आज के टाइम पे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स कहते हैं, ठीक है, पर उन्होंने पीरियड के बारे में कुछ नहीं कहा था। हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड देखते हैं, पर यहाँ पे इन्होंने डिमिट्री मेंडेलीव साहब ने सीरीज बताई थी, और उन्होंने सीरीज बताई थी 12। ये सीरीज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सारी सीरीज है, ठीक है। ये जो है यहाँ पे, ये पूरे के पूरे यहां से यहां तक ग्रुप से, 8 ग्रुप से। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे एक तो 0 ग्रुप एलिमेंट्स भी रखे हैं, 0 ग्रुप एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, 0 ग्रुप एलिमेंट्स को हम नोबल गैसेस कहते हैं। ये नोबल गैसेस है या इनर्ट एलिमेंट है, ठीक है। तो इनकी डिस्कवरी तब नहीं हुई थी जब पीरियोडिक टेबल बना था, पर ये थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म है पीरियोडिक टेबल का डिमिट्री मेंडेलीव के, तो यहाँ पे नोबल गैसेस सामने लगाई हुई है, ठीक है। तो सबसे पहली बात है, हमने देखा कि पीरियोडिक लॉ क्या था, उसके बाद देखा कि डिमिट्री मेंडेलीव साहब ने एलिमेंट्स को किस तरह से अरेंज किया था। उन्होंने वर्टिकल कॉलम्स और वर्टिकल रोज में एलिमेंट्स को अरेंज किया था विद द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, और उसके बाद अरेंज करने के बाद क्या दिखा उनको, पीरियोडिसिटी सीन हो गई। इसका मतलब उनको सिमिलरिटीज इन प्रॉपर्टीज दिखी, और जिन जिन प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं कि सिमिलर है, उन हर एक प्रॉपर्टीज को उन्होंने एक कॉलम में रख दिया या एक रो में रख दिया। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी सेम है, कुछ प्रॉपर्टी ऐसी सेम है। तो यहाँ पे मैं अगर सबसे पहली बात देखूं, फर्स्ट जो हमारा ग्रुप है, जहां पे लिखा है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, रुबिडियम, एजी, सीजियम, एचजी, मर्कुरी, ठीक है। और सबसे जो नीचे वाला जो आपको टेबल दिखता है, ये ऑक्साइड फॉर्मेशन है, मतलब यहाँ पे आर है, ये किसी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। यहाँ पे R2 मतलब मान लो सीजियम लिया या मैंने लिथियम लिया, तो लिथियम ट्वाइस ऑक्सीजन होगा, इसी का मतलब है कि ऑक्साइड फॉर्मेशन हो रहे हैं। अब देखेंगे इस ग्रुप में जो हम बोलते हैं कि फर्स्ट ग्रुप में 2 टाइप के उन्होंने सब ग्रुप किए थे। एक तो उन्होंने कहा था कि ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, और यहाँ पे 7th ग्रुप तक उन्होंने सब ग्रुप बनाए। 8th में उन्होंने किसी भी प्रकार का सब ग्रुप नहीं दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फिर से देखा ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी और ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए बी दिया है, ये सब ग्रुप है। मान लो अगर मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं तो ये फर्स्ट ए में आता है, लिथियम की बात कर रहा हूं तो ये फर्स्ट ए में आता है, और अगर मैं कॉपर की बात कर रहा हूं तो ये फर्स्ट बी में आता है, एजी की बात करूं तो वो फर्स्ट बी में आता है। उन्होंने ग्रुप्स और सब ग्रुप में डिवाइड किया एलिमेंट्स को। अब मान लो मेरे पास कोई ए एलिमेंट्स है, फर्स्ट ए के एलिमेंट्स है, फर्स्ट बी के एलिमेंट्स है, तो उनको उन्होंने क्लासिफाई करने के लिए ग्रुप्स और सब ग्रुप्स का कंसेप्ट दिया। और ग्रुप्स का क्या था, ग्रुप्स का मानना था कि ग्रुप्स में वो एलिमेंट्स थे, ग्रुप्स में वो एलिमेंट्स थे, बेसिक
पॉइंट बता रहा हूं जो प्राइमरी स्टेज पे उन्होंने सोचा था कि ग्रुप्स में उनकी वैलेंसी सेम होगी और सब ग्रुप्स में उनकी प्रॉपर्टीज सेम होगी, और इन वैलेंसी और प्रॉपर्टीज के बेसिस पर इन्होंने ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में अरेंजमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स किया था। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज हमें ये भी देखनी है कि जो मैं बोल रहा हूं कि ऑक्साइड फॉर्मेशन कैसी होती है। मैं एक एग्जांपल देके बताता हूं आपको लिथियम का जो ऑक्साइड फॉर्मेशन करता है। अगर हम ये वाला जो टेबल देखेंगे, यहाँ पे जो ऑक्साइड फॉर्मेशन हो रहे हैं, आप लिथियम देखोगे तो फर्स्ट ग्रुप में आते हैं R2O टाइप का एक ऑक्साइड बनेगा। इसका मतलब क्या है, ये लिथियम ट्वाइस ऑक्सीजन, इस तरह का ऑक्साइड फॉर्मेशन होगा। अब उसकी रिएक्शन करके देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं एक बेसिक रिएक्शन लूं तो ये है कि 4 लिथियम, अब लिथियम एक मेटल है, ठीक है, तो ये सॉलिड फॉर्म में होता है, प्लस अब मुझे क्या करना है, ऑक्साइड निकालना है। अब मेरे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो हम रेस्पिरेशन के लिए यूज करते हैं वो O2 गैसियस फॉर्म में होता है। मैंने ऑक्सीजन लिया और गैसियस फॉर्म में लिया, ठीक है। अब क्या हुआ, मुझे देखना है कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन का जो ऑक्साइड बनता है, ऑक्साइड फॉर्मेशन की ये रिएक्शन है, वो ऑक्साइड किस तरह का बनता है। मेरे लिए R2O टाइप का बनना चाहिए, देखते हैं बनता है या नहीं बनता। मैंने क्या किया, लिथियम लिया, ट्वाइस लिया, O लिया। अब देखो यहां पे इनकी 2 लिथियम ट्वाइस ऑक्सीजन, इसका मतलब होता है कि ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे 2 है और लिथियम कितने हैं, 4 है। इसी का मतलब अगर हमारे पास लिथियम 2 हो गए तो ऑक्सीजन 1 होगा, लिथियम 4 हो गए तो ऑक्सीजन 2 हो गए, लिथियम 4 हो गए तो ऑक्सीजन 2 हो गए, तो ये हो गया ऑक्साइड फॉर्मेशन। हमने बेसिक एग्जांपल के तौर पे लिया लिथियम को, इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम स्पेशली एस ब्लॉक की स्टडी करते हैं, तब मुझे सब एलिमेंट्स का ऑक्साइड आपको निकाल के बताना है। तो यहाँ पे आते हैं हमारे पॉइंट पे। अब सबसे पहले ग्रुप्स क्या होता है, सब ग्रुप्स क्या होता है, ये हमने देखा। इन्होंने 12 सीरीज बताई थी, आज के टाइम पे उसे हम 7 पीरियड्स में पढ़ते हैं, और इन्होंने जो सब ग्रुप्स बताए थे उन सब ग्रुप को उन्होंने प्रॉपर्टीज के बेसिस पर डिफाइन किया था और ग्रुप्स को उन्होंने वैलेंसी के बेसिस पर डिफाइन किया था। ठीक है, अब देखते हैं कि इस डिमिट्री मेंडेलीव में जैसे हमने आज तक पढ़ा कि कुछ डिमेरिट्स थे, कुछ मेरिट्स थे, ठीक है, तो इनके जो मेरिट्स थे वो मेरिट्स क्या थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इन्होंने बताई थी, इन्होंने अगर आप देखोगे यहाँ पे एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, इसके नीचे उन्होंने गैप छोड़ा था। अब एनसीईआरटी के पीरियोडिक टेबल में उन्होंने गैप नहीं छोड़ा था, पर उनका जो एक्चुअल पीरियोडिक टेबल था उन्होंने यहाँ पे गैप छोड़ा और उन्होंने कहा कि ये एल्यूमिनियम के नीचे वाला जो एलिमेंट आता है, एल्यूमिनियम के नीचे वाला जो मैं गैप छोड़ रहा हूं जिस एलिमेंट के लिए, उस एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज इसके नीचे लाई करेंगी और उन प्रॉपर्टी को या उस एलिमेंट को हम इक्का एल्यूमिनियम बोलेंगे। इक्का का मतलब होता है एक एल्यूमिनियम, ठीक है, तो इक्का एल्यूमिनियम बोलेंगे। और सेम कंसेप्ट उन्होंने सिलिकॉन के बारे में भी बताया था। अब सिलिकॉन की बात करूं मैं तो उन्होंने इक्का सिलिकॉन बताया था। इक्का मतलब एक सिलिकॉन के बाद वाला। तब के टाइम पे हालांकि वो एलिमेंट्स नोन नहीं थे, पर जो एलिमेंट्स उस टाइम पे नोन नहीं थे उन एलिमेंट्स के बारे में भी इन्होंने जानकारी दी और उन्होंने सिर्फ एलिमेंट्स का नाम नहीं बताया था या उनकी पोजीशन नहीं बताई थी, उन्होंने उसकी फिजिकल एंटिटीज को कैलकुलेट भी किया था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को भी डिटरमाइन किया। जैसे उन्होंने सबसे पहली चीज दिखाई थी एटॉमिक वेट। इन्होंने जो एटॉमिक वेट गैलियम का, आज के टाइम पे जो इक्का एल्यूमिनियम है, इक्का एल्यूमिनियम है और इक्का सिलिकॉन है, इसको हम इक्का एल्यूमिनियम को बोलते हैं गैलियम और इक्का सिलिकॉन को बोलते हैं जर्मेनियम। ठीक है, तो ये जो इन्होंने प्रॉपर्टी बताई थी, इन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी काउंट किया था और सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी जो उन्होंने कैलकुलेट की थी वो थी एटॉमिक वेट। उनका एटॉमिक वेट अप्रोक्सीमेटली इन गैलियम और जर्मेनियम के नियर बाय था, एग्जैक्ट तो सेम नहीं था पर नियर बाय था। ठीक है, फिर उन्होंने बताया था उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी।
ऐसी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को उन्होंने डिफाइन किया, और आज के टाइम पे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो एलिमेंट्स नोन नहीं थे वो फिजिकल और ऑक्साइड्स भी, ये केमिकल प्रॉपर्टीज है। ठीक है, फोर्थ वन। तो ये जो 4 प्रॉपर्टीज को उन्होंने बताया था, एनसीईआरटी में एक टेबल दिया है और उस टेबल में अभी के जो कैलकुलेटेड वैल्यूज है उसको मेंडलीव्स के वैल्यू से कंपेयर करके दिखाया है, तो थोड़ा बहुत डेविएशन आता है पॉइंट समथिंग का, पर अप्रोक्सीमेटली प्रॉपर्टीज बहुत सारी सेम सिमिलरिटीज दिखती है। तो ये सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो उनका मतलब मेरिट था या उनके पीरियोडिक टेबल की खासियत क्या थी, उन्होंने उस टाइम पे इक्का एल्यूमिनियम और इक्का सिलिकॉन करके कुछ एलिमेंट्स के लिए स्पेस छोड़ी थी, और उन अननोन एलिमेंट्स की भी प्रॉपर्टीज उन्होंने उस टाइम पे डिफाइन की थी। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मेरिट था उनका। और उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स थे, नियरली 63 एलिमेंट्स थे हमारे पास तब के टाइम पे, वो 63 के 63 एलिमेंट्स उन्होंने अरेंज किए थे। ठीक है, आज तक हमने मिट्री मेंडलीव ने भी लॉथर मियर साहब ने भी वो एलिमेंट्स अरेंज किए थे, पर वो ग्राफ के फॉर्म में थे, तो उनको थोड़ा सा पढ़ पाना डिफिकल्ट लग रहा था, पर ये पीरियोडिक फॉर्म था, इजी था, और इन्होंने पीरियोडिक फॉर्म में जितने नॉन एलिमेंट्स थे 63 के 63 इन्होंने यहाँ पे एडजस्ट किए थे, बिठाए थे। ठीक है, तो ये तो हो गया उनका मेरिट। अब अगर मैं डीमेरिट की बात करूं तो उनके डीमेरिट क्या है? ठीक है, अगर इसके डीमेरिट नहीं होते तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती, पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम पढ़ते हैं क्योंकि इसके कुछ डीमेरिट्स होंगे, इनके कुछ डीमेरिट्स होंगे। ठीक है, अब सबसे पहला जो डीमेरिट है, इन्होंने जो इनका कंसेप्ट बताया था कि मैं एलिमेंट्स को वर्टिकल कॉलम और हॉरिजॉन्टल रोज में इस तरह से अरेंज करूंगा कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट के बेसिस पर अरेंज करूंगा, और उनको अरेंज करने के बाद मुझे कुछ प्रॉपर्टी सिमिलर दिख रही है। ठीक है, उस बेसिस पे इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया। पर देखो सबसे डीमेरिट, सबसे पहली जो बात थी कि अगर आप हाइड्रोजन देखो या कार्बन देखो तो उनके आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, अब आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स का मतलब होता है जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है पर उनका डिफरेंट मास नंबर होता है। उनका मास नंबर क्या होता है? डिफरेंट होता है, डिफरेंट मास नंबर। आइसोटोप्स का मतलब होता है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है पर उनका मास नंबर या उनका जो वेट है, वेट का नंबर है वो डिफरेंट आता है, तो इस चीज को हम आइसोटोप्स कहते हैं। ठीक है, और इसके एग्जैक्ट अपोजिट आइसोबार भी होता है, ये हमें नहीं पढ़ना आइसोटोप के बारे में ही हमें यहाँ पे देखना है। तो आइसोटोप का मतलब होता है कि जिसका एटॉमिक नंबर सेम है पर उसका एटॉमिक मास डिफरेंट है। ठीक है, अगर मैं सिर्फ हाइड्रोजन या मान लो मैं कार्बन की बात करूं, अब कार्बन लिया मैंने, कार्बन के हमें नॉन आइसोटोप्स 15 है, 15 आइसोटोप हमें नॉन है कार्बन के। ठीक है, 15 आइसोटोप हमें नॉन है, पर इसमें से हम 2 स्टेबल आइसोटोप्स की स्टडी करते हैं। एक तो होता है C12 और वो एक होता है C13। ठीक है, स्टेबल है ये आइसोटोप्स, इसलिए इन दोनों की ही स्टडी हम करते हैं। बाकी के जो C8 से C22 समथिंग के जो 15 इनके बीच में जो इनको काउंट करके जो 15 आइसोटोप्स आते हैं, वो आइसोटोप्स को हम नहीं पढ़ते, बस हम 2 आइसोटोप को पढ़ते हैं, C12 और C13। अब मान लो इनका पीरियोडिक टेबल बता रहा है कि कार्बन का जो एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट है ये ज्यादा है किससे? बोरॉन से। और नाइट्रोजन का जो एटॉमिक वेट है वो ज्यादा है कार्बन से। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट ज्यादा है नाइट्रोजन से। इसी का मतलब यहां से आप लेफ्ट से अगर राइट जाओगे तो एटॉमिक वेट इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, तो देखो अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन की भी हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम ऐसे आइसोटोप्स होते हैं। इनके 3 आइसोटोप हम बेसिकली पढ़ते हैं, जिनमें इसका मास नंबर 1 होता है, इसका मास नंबर 2 होता है, इसका मास नंबर ट्रिटियम का 3 होता है। ठीक है, और एटॉमिक नंबर इसका 1, इसका 1, इसका 1। तो देखो, अब देखो ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को अगर मैं यहाँ पे देखूं तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, तीसरा हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, तो ये पीरियोडिक टेबल आगे खींचता चला जाएगा।
अगर मैं कार्बन के 15 आइसोटोप्स को, जो मेरे पास C8 से C22 तक है, अगर उन हर एक कार्बन के आइसोटोप को मैं डिफाइन करूं, यहाँ पे इस कार्बन के पास, 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 तो ये आइसोटोप अगर मैं यहाँ पे अरेंज करूं तो ये आगे किससे चले जाएंगे, तो इनकी जो अरेंजमेंट है या पीरियोडिक टेबल की अरेंजमेंट कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएगी। ये सबसे बड़ा डिमेरिट था आइसोटोप्स की डिस्कवरी, जहां से हमें पता चला कि अगर मैं एटॉमिक वेट के बेसिस पर पीरियोडिक टेबल को अरेंज करता हूं तो मुझे आइसोटोप्स कंसीडर करने पड़ेंगे। और आइसोटोप का अगर मैं कंसीडर करूं तो कार्बन के ही मुझे 15 आइसोटोप है, तो कार्बन 15 जगह पे लिखना पड़ेगा, हाइड्रोजन 3 जगह पे लिखना पड़ेगा, ऐसे बहुत से एलिमेंट्स के बहुत से आइसोमर। ये तो सबसे पहला डिमेरिट हुआ था इसका, बेट्री मेंडेलियोसॉफ का। अब देखो दूसरा डिमेरिट क्या था इनका, अगर आप टेलुरियम और आयोडीन को देखो, पीरियोडिक टेबल लेफ्ट से राइट को एटॉमिक वेट इंक्रीज कर रहा है। इस टेबल में लेफ्ट से राइट को क्या हो रहा है, एटॉमिक वेट इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक वेट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एटॉमिक वेट इसका टेलुरियम का कम होना चाहिए था, किसके कंपैरिजन में, आयोडीन के कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में, आयोडीन के कंपैरिजन में। पर देखते हैं क्या ऐसा था, टेलुरियम का जो एटॉमिक वेट था वो था 127.6 और आयोडीन का जो एटॉमिक वेट था वो था 126.9। तो इसका मतलब क्या था कि आयोडीन का जो एटॉमिक वेट था, आयोडीन का एटॉमिक वेट ये कम था, किससे, एटॉमिक वेट ऑफ टेलुरियम से। इसका मतलब आयोडीन पहले आना चाहिए था, उसके बाद में टेलुरियम आना चाहिए था, क्योंकि आप बोल रहे हो कि आपका जो पीरियोडिक टेबल किस बेसिस पर है, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेसिस पर है, पर यहाँ पे तो आप रिवर्स कर रहे हो, यहाँ पे आपने इस टर्म को फ्लिप कर दिया। इसका मतलब अगर आपने फ्लिप कर दिया तो ये गलत है, आपका जो कंसेप्ट है ये आप खुद नहीं फॉलो कर रहे, ठीक है। तो ये तो दूसरा डिमेरिट हुआ। तीसरा डिमेरिट देखो, अगर मैं कोबाल्ट और निकेल की बात करूं तो कोबाल्ट का जो कैलकुलेटेड, देखो ये हो गया दूसरा डिमेरिट। तीसरा, कोबाल्ट की जो कैलकुलेटेड एटॉमिक वेट की जो वैल्यू है वो है 58.9333 समथिंग, ठीक है। 33 के ऊपर मैं स्टार लगा देता हूँ कि वो 3 बार आता रहेगा। और इसके बाद मैं एक और बताता हूँ कि निकेल, क्योंकि मुझे इन दोनों को कंपेयर करना है, ठीक है। जो निकेल है, वो निकेल का जो एटॉमिक वेट है वो है 58.69। अब देखो 58.9 एटॉमिक वेट ऑफ कोबाल्ट इज मोर एज कंपेयर टू एटॉमिक वेट ऑफ निकेल, क्योंकि निकेल का कितना है 58.69, ठीक है। तो इन दोनों को इन्होंने क्या किया, 8th ग्रुप में रखा आयरन कोबाल्ट निकेल के साथ, ठीक है, आयरन कोबाल्ट निकेल के साथ। और इनका मानना था कि ये दोनों सेम है, अगर ये दोनों सेम है तो इन दोनों के एटॉमिक वेट में डिफरेंस क्यों आ रहा था, ठीक है। तो ये भी इनका क्या था, एक डिमेरिट था। तो हमने अब तक 3 डिमेरिट देखे हैं। सबसे पहला डिमेरिट था उनका आइसोटोप्स की डिस्कवरी। अगर मैं C15 के सारे कार्बन के 15 अगर आइसोटोप्स में यहाँ पे अरेंज करने लगू तो ये पीरियोडिक टेबल नहीं टिक पाएगा, ठीक है। अगर मैं हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम अगर यहाँ पे अरेंज करना चाहूँ तो ये नहीं हो पाएगा, ये पीरियोडिक टेबल आगे खींचता चला जाएगा, ठीक है। और अगर दूसरी अगर मैं बात कहूं तो कहां पे, मतलब कहीं पे उन्होंने खुद के जो रूल्स थे, जो जिस बेसिस पे उन्होंने ये टेबल बनाया था उसको ही ये डिसओबे कर रहे थे, ठीक है। तो डिसओबे कैसे कर रहे थे, वो बता रहे थे कि एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर से मैं दिखा रहा हूं, पर यहाँ पे तो उन्होंने इसकी ये पेयर फ्लिप कर दी और यहाँ पे भी कोबाल्ट और निकेल को एक साथ ले लिया, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज को कंपेयर करते हुए और प्रॉपर्टीज में ज्यादा उन्होंने प्रेशर देके अपने खुद के जो एटॉमिक वेट का जो उनका खुद का लॉ था उनको उन्होंने थोड़ा सा नजरअंदाज कर दिया था। तो इसके बाद हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।